हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज। और अगर गाइस आप लास्ट लेक्चर पे आज आ चुके हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इतनी बड़ी जो सीरीज़ है वो कंप्लीट कर ली है। आपने इन्वायरमेंट कंप्लीट कर लिया है, आपने ज्योग्राफी जो है वो सारी कंप्लीट कर ली है और आज आ जाता है हमारा लास्ट लेक्चर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लास्ट लेक्चर को। और इससे पहले गाइज, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप भूल गए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, पहले सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद अच्छा ना लगे अनसब्सक्राइब कर देना, अच्छा ना लगे तो ही। ठीक है, वैसे मत करना। तो चलिए, अनसब्सक्राइब तो करना ही नहीं है। ठीक है, मैं मजाक कर रही थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हमें क्या बोलता है? कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। किसके बारे में? कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज के बारे में। अब आपने देखा होगा कि कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज को आपने नाम सुना होगा, कोई और नाम भी दिया जाता है। इसको क्या बोला जाता है? बोन कन्वेंशन भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोन कन्वेंशन भी बोला जाता है। ठीक है, अगर आपने नाम सुना होगा तो आपको पता होगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बोन कन्वेंशन। ये क्या है? ओनली यूएन बेस्ड, क्या है ये? ओनली यूएन बेस्ड ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अगर आ जाए क्या इंटर गवर्नमेंटल है? यस, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। किसके लिए है? एक्सक्लूसिवली फॉर माइग्रेटरी स्पीसीज। वो माइग्रेटरी स्पीसीज किसके लिए? माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए। और वो जो माइग्रेटरी स्पीसीज हैं वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकती हैं, एक्वेटिक भी हो सकती हैं और एवियन भी हो सकती हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकती हैं, एक्वेटिक भी हो सकती हैं और एरियल भी हो सकती हैं। अब जो ये कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज है, इसमें दो टाइप के अपेंडिक्स पाए जाते हैं, एक अपेंडिक्स 1 और एक अपेंडिक्स 2। ठीक है, एक अपेंडिक्स 1 और एक अपेंडिक्स 2। जो अपेंडिक्स 1 है, अपेंडिक्स जो 1 है, अपेंडिक्स 1 में जो है वो आते हैं मेनली इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, इसमें अपेंडिक्स 1 में कौन सी आती है? मेनली इंडेंजर्ड स्पीसीज। और जो अपेंडिक्स 2 उसमें आती हैं जो स्पीसीज को हमें कंजर्व करना है, वो अभी वो कंजर्वेशन स्टेटस में नहीं है, लेकिन हाँ उनको कंजर्वेशन चाहिए, ऐसी स्पीसीज आती हैं। ठीक है, तो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज में दो टाइप के अपेंडिक्स होते हैं। कब मतलब ये उसमें आया था, फोर्स में कब आई थी? ये 1983 में। कब आई थी फोर्स में? 1983 में। कंट्रीज कितने हैं इसमें? अप्रोक्स 131 कंट्रीज है इसमें। क्या इससे इंडिया इसका मेंबर है? यस, इंडिया भी इसका मेंबर है। कब बना था इंडिया मेंबर? 1983 में इंडिया मेंबर बना था। ठीक है, 1983 में इंडिया मेंबर बना था। और इसके अलावा बात करें, ये किसके अंडर काम करती है? यूएनईपी के अंडर काम करती है। किसके अंडर काम करती है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूएनईपी के अंडर ये काम करती है। और एक और चीज़ है कि ऐसी स्पीसीज आती हैं, ऐसी माइग्रेटरी स्पीसीज को ये कवर करती है जो कम से कम एक इंटरनेशनल बाउंड्री को क्या करती हैं? क्रॉस करती हैं। फॉर द पर्पज ऑफ द कन्वेंशन ए माइग्रेटरी स्पीसीज मस्ट क्रॉस एट लीस्ट वन इंटरनेशनल बाउंड्री इन ए साइक्लिकल मैनर। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। ऐसी कंट्रीज जो कंट्री के अंदर ऐसी स्पीसीज जो कंट्री के अंदर वो करती रहती हैं, माइग्रेट करती हैं, वो इस कन्वेंशन के अंडर कवर्ड नहीं है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, वो इस कन्वेंशन के अंदर कवर्ड नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रखी है, इट्स प्रोटेक्शन इज लिमिटेड टू माइग्रेटरी स्पीसीज दैट आर इंडेंजर्ड। अभी बताया इंडेंजर्ड स्पीसीज तो कवर्ड है ही, साथ में ऐसे स्पीसीज जिनको कंजर्वेशन स्टेटस चाहिए, अभी उनका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? अनफेवरेबल है, वो भी कवर्ड है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ए। और आप सभी को पता है ये जो मैंने मेंबर्स बताए 131 मेंबर्स, इसमें सबसे ज़्यादा मेंबर्स कहाँ पे पाए जाते हैं? याद रखना, यहाँ सबसे ज़्यादा मेंबर्स इसमें अफ्रीका से हैं और उसके बाद है यूरोप से। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेंबर कंट्री जो जुड़ी हुई हैं इसमें सबसे ज़्यादा अफ्रीका से हैं और उसके बाद है हमारे यूरोप से। और इंडिया ने भी इसके साथ एक क्या किया है? एक एमओयू साइन कर रखा है। इंडिया ने भी इस कन्वेंशन के साथ एक एमओयू साइन कर रखा है। और वो जो हमने एमओयू साइन किया वो नॉन लीगली बाइंडिंग एमओयू है। कौन सा है? नॉन लीगली बाइंडिंग एमओयू हमने साइन किया है। कौन कौन सी 4 स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने साइन किया है? एक तो है साइबेरियन क्रेन। ठीक है, एक है हमारी मैराइन टर्टल, एक है ड्यूगोंग और एक है रैप्टर्स। ठीक है, ये 4 स्पीसीज है जिनको हमने प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया है? नॉन लीगली बाइंडिंग एमओयू साइन किया है। किसके साथ? सीएमएस के साथ। उसके अलावा एक और इसके अंडर ऑर्गेनाइजेशन आती है जिसको बोलते हैं एस्कोबेंस। जिसको क्या बोलते हैं? एस्कोबेंस। इसके हमारी फुल फॉर्म है एग्रीमेंट ऑन कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल सिटेशियन ऑफ बाल्टिक सी, नॉर्थ अटलांटिक एंड नॉर्थ सी की जो कंट्रीज हैं उनमें। ठीक है, ये जो है जितनी भी बाल्टिक, अटलांटिक, नॉर्थ सी की जो भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हमें क्या करना है? स्मॉल सिटेशियन की जो स्पीसीज़ है उनको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, स्मॉल सिटेशियन की जो स्पीसीज़ है
उनको प्रोटेक्ट करना है, उनके लिए क्या है, एक एग्रीमेंट है। ये भी किसके अंडर है, ये भी CMS के अंडर है। तो क्या इसका इंडिया पार्ट मिलेगा? नहीं, देखो इंडिया इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि इन जगहों पे इंडिया है नहीं, तो इंडिया उसका पार्ट नहीं है। ये फोर्स में कब आया था? ये 2004 में ही फोर्स में आया था। कब आया था? 2004 में फोर्स में आया था। अभी जो COP 13 हुई थी, कभी COP 13 हुई थी, वो किसने होस्ट की थी? इंडिया ने होस्ट की थी। उसमें एक निकल के आया था क्या? गांधीनगर डिक्लेरेशन। क्या आया था? गांधीनगर डिक्लेरेशन भी निकल के आया था। उसके अलावा बात करें, इंडिया ने जब हुआ तो 10 माइग्रेटरी स्पीसीज को बोन कन्वेंशन के अंडर रखा। कितने स्पीसीज को? 10 स्पीसीज को इसके अंडर रखा। कुछ तो ऐसे हैं जो इंडेंजर्ड है, मतलब जिनको कोई ना कोई स्टेटस मिला हुआ है, जैसे कि एशियन एलिफेंट, ठीक है, क्या है? इंडेंजर्ड है। जैगुआर, ये क्या है? नियर थ्रेटेंड है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। लिटिल बस्टर्ड, ये क्या है? ये भी हमारा नियर थ्रेटेंड है। उसके बाद आती है हमारी बंगाल फ्लोरिकन। ये बंगाल फ्लोरिकन हमारी क्या? थ्रेटेंड है। एंटीपोडियन एल्बेस्ट्रोस, ये क्या हमारी? इंडेंजर्ड है। और ओशियनिक वाइट टिप शार्क, ये हमारी क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो ये स्पीसीज जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी स्पीसीज के आपको स्टेटस भी पता होनी चाहिए और ये स्पीसीज भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है, इसकी लगभग हमारी सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया कि CMS के बारे में सारी चीज़ें। तो इसका आंसर हमारा हो जाता है A। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। तोम्बोलो इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म। तोम्बोलो किससे एसोसिएटेड है, ठीक है। ये देखो, ये क्या है हमारा? ये है हमारा तोम्बोलो लैंडफॉर्म। कौन सा लैंडफॉर्म है? ये हमारा तोम्बोलो लैंडफॉर्म है। अब ये हमारा तोम्बोलो लैंडफॉर्म है, तो ये कौन सा लैंडफॉर्म लग रहा है आपको? कोई एक छोटा सा आइलैंड टाइप है, वो किससे जुड़ा हुआ है? एक सैंड से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? ना कि एक सैंड से जुड़ा हुआ है थ्रू मेन कॉन्टिनेंट। ये क्या है? हमारा मेन है, मेन कोस्टल एरिया। याद रखना, ये मेन कोस्टल एरिया। तो याद रखना, ये कौन सा लैंडफॉर्म है? ये कोस्टल लैंडफॉर्म है। तुम बोलो कौन सा लैंडफॉर्म है? कोस्टल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। यहाँ पे क्या बनता है? एक सैंडी इस्थमस बनता है। यहाँ पे क्या बनता है? सैंडी इस्थमस बनता है। तो ये है तोम्बोलो, ठीक है। तो याद रखनी है ये सारी चीज़ें आपको कि ये जो हमारा क्या है, ये तोम्बोलो है, ठीक है। तो ये कोस्टल लैंडफॉर्म है। तो हमने देखा भी कि ये कौन सा लैंडफॉर्म था? हमारा कोस्टल लैंडफॉर्म था। कौन सा लैंडफॉर्म था? हमारा कोस्टल लैंडफॉर्म था, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आ गया? A, ठीक है, डायरेक्ट। अभी आपको याद रह जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 52 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं 53 पे। 53 क्या बोलता है? जॉनसन लाइन हमें बतानी है। जॉनसन लाइन कौन सी होती है? जॉनसन लाइन याद रखना, जो लाइन अक्साई चीन को इंडिया का पार्ट बताती है वो है जॉनसन लाइन, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, अगर आप इस मैप में देखोगे ना, तो ये वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला है हमारा जॉनसन लाइन वाला, जो अक्साई चीन को इंडिया का पार्ट बना रहा है। नॉर्मल LOC ये है, एक्चुअल LAC ये है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो ये है। लेकिन जो लाइन इंडिया क्लेम कर रहा है और वो अक्साई चीन को इंडिया का पार्ट बता रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? जॉनसन लाइन। कौन सी है वो? जॉनसन लाइन। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको मैप दिखा रही हूँ कि आपको कम से कम मैप से जो है ना कुछ चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है, क्योंकि मैप देखे हुए आप भूलते नहीं हो, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 53 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्या बोलता है? विच अमंग द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर अक्रॉस द सरफेस ऑफ ओशन। ओशन की सरफेस पे टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल के रीजन क्या क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, बिल्कुल। डिस्टेंस फ्रॉम लैंड, बिल्कुल। प्रिवेलिंग विंड्स, बिल्कुल। और ओशियनिक करंट, सारे ही फैक्टर्स हैं। सारे ही फैक्टर्स के कारण अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर होता है। तो आंसर क्या आ गया? D, ठीक है। ये हम पहले ही कर चुके हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ओशन करंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं? कौन से ऐसे फैक्टर्स पूछा है, केवल ऐसे नहीं पूछा कि प्राइमरी फैक्टर्स कौन से, सेकेंडरी फैक्टर्स कौन से, ठीक है। ओनली फैक्टर्स पूछा है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। टेम्परेचर, ओशन सैलिनिटी, कोरियोलिस फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और प्रोक्सिमिटी टू लैंड, सारी ही चीज़ें अफेक्ट करते हैं किसको? ओशन करंट्स को, ठीक है। सारी चीज़ें अफेक्ट करते हैं ओशन करंट्स को। तो क्वेश्चन 55 भी हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्या बोलता है कि हमें कार्स्ट टोपोग्राफी की डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट वो बतानी है। फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ कार्स्ट टोपोग्राफी। तो कास्ट टोपोग्राफी के डेवलपमेंट में नेसेसरी कंडीशन कौन कौन सी है? थिक मैसिव सोल्यूबल रॉक, बिल्कुल। ज्वाइंटेड बेड रॉक्स, बिल्कुल। रिलीफ, बिल्कुल। और मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल, बिल्कुल। ये सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? D, ठीक है। याद रखना, कास्ट टोपोग्राफी की डेवलपमेंट में सारी कंडीशन जरूरी हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? D। तो क्वेश्चन नंबर 56 हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाता है 57 पे।
स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन टिल द माउथ ऑफ द रिवर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द लॉन्गेस्ट। अगर हम ओरिजिन से लेके माउथ तक की बात करें तो कौन सी रिवर सबसे बड़ी है, तो आप नॉर्मल भी उसके एक्सटेंट के बारे में सोच सकते हो कि इसमें जो ब्रह्मपुत्र है वो सबसे बड़ी रिवर है। कहाँ से शुरू होती है, मानसरोवर से, और इधर नीचे आके इधर बांग्लादेश में गिरती है, तो इसका सबसे ये लॉन्गेस्ट रिवर था। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। डिसकंटिन्यूटीज और अर्थ लेयर के बारे में बताना है। अगर आपने हमारे ज्योग्राफी की सीरीज देखी है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी है तो फिर वही है, आप क्या करोगे, आप अभी एक्सपेक्ट करोगे कि मैं आपको फिर से वही सारी चीज़ें बताऊं, ठीक है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अभी मैं फिर से आपको सारी ट्रिक बताऊं तो आप बहुत ही ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। इररिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो और इररिस्पॉन्सिबल हो अपनी प्रिपरेशन में कि आपके जो पहले चीज़ें बताई गई हैं केवल उनको ध्यान ही नहीं रख सकते। आपको यू नीड रिपीटेशन, बार बार कि आपको बताते रहो, और दूसरों के पास इतना टाइम नहीं कि आपको बार बार बताएंगे, ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ बताई जाए तो कम से कम एक ही बार आपको याद होनी चाहिए। जिसको भी यहाँ पे ट्रिक याद है इसका मतलब उसने हमारी सीरीज अच्छे से देखी है पहले वाली। अगर जिसने नहीं अच्छे से देखी है तो व्हाट वी कैन डू, ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने एक वो बताई थी, ट्रिक बताई थी, CM ऑफ राजस्थान इज गहलोत। ये मैंने ट्रिक बताई थी। ये है आउटर लेयर और ये है इनर लेयर। यहाँ पे आउटर से लेके इनर तक जाना है हमें। ये क्या है, कॉनरेड, मोहो, रैपिटी, गुटेनबर्ग, लेहमान। ये है बाहर से लेके अंदर तक, मतलब आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में, क्रस्ट और मेंटल के बीच में, दोनों मेंटल के बीच में, ये कोर और मेंटल के बीच में, और ये दोनों कोर के बीच में, ये ऐसे है, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको, गुटेनबर्ग बोल रखा है इनर कोर और आउटर कोर के बीच में। तो इनर कोर और आउटर कोर के बीच में तो कौन सी है, लेहमान है, तो गुटेनबर्ग तो नहीं हो सकती, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। और जैसे ही हमने फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग किया हमारा आंसर आ गया। अब मेरे को आगे करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, केवल सेकंड करेक्ट है, क्योंकि जो लेहमान है वो किसके बीच में है, इनर और आउटर कर उसके बीच में, और दे किसके बीच में रखी है, मेंटल और कोर के बीच में। ये तो कौन सी होती है, गुटेनबर्ग होती है, ठीक है। और ये कौन सी होती है, ये होती है। तो सेकंड करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया, ई, ठीक है। तो ये मैंने ट्रिक बताई थी, अगर आपको याद है तो आप कर लोगे। और इसके बाद भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप क्या ही लोग हो, आप कुछ नहीं हो यार। चलो फिर भी क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाते हैं। टेम्परेट, कॉन्टिनेंटल और स्टेपिस क्लाइमेट के बारे में बताना है, ठीक है। बोल रहे हैं कि फर्स्ट द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ दिस क्लाइमेटिक रीजन इज एक्सट्रीम इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है इस क्लाइमेटिक रीजन की वो एक्सट्रीम है, कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इस क्लाइमेटिक रीजन की क्या है, एक्सट्रीम है। तो एक्सट्रीम तो होगी ना, एक्सट्रीम तो है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये तो बिल्कुल है, एक्सट्रीम है, तभी तो इसको टेम्परेट, कॉन्टिनेंटल और स्टेपिस क्लाइमेट बोलते हैं। सेकंड है, वेजिटेशन हियर कंसिस्ट ऑफ वेरी फ्यू ट्रीज। बिल्कुल यहाँ पे कम ही ट्रीज पाए जाते हैं, मेनली शॉर्ट ग्रास ही होती है। थर्ड है, ग्रासलैंड्स ऑफ दिस क्लाइमेटिक रीजन इन ऑस्ट्रेलिया आर कॉल्ड वेल्ड्स। देखो आपको पता होगा, वेल्ड्स जो मेनली ग्रासलैंड्स होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो आपने ये चीज़, तो अगर आपको इतनी भी पता है ना तो भी आप इसको, इस थर्ड स्टेटमेंट को काट दोगे, और थर्ड स्टेटमेंट को काटते ही डायरेक्ट आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। तो ग्रासलैंड जो इस क्लाइमेटिक रीजन में होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनको क्या बोलते हैं, डाउन्स बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, डाउन्स बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे हैं जो जहाँ पे मतलब ऐसा टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है, जैसे कि वेल्स में भी पाया जाता है, लेकिन ये कहाँ पे होते हैं, साउथ अफ्रीका में होते हैं। फिर हमारे पेम्पास, ये पेम्पास हमारे कहाँ पे होते हैं, ये हमारे होते हैं साउथ अमेरिका में। फिर हमारे प्रेरीज, ठीक है, ये प्रेरीज हमारे कहाँ पे होते हैं, नॉर्थ अमेरिका में होते हैं। फिर हमारे स्टेपिस हमारे कहाँ पे होते हैं, यूरेशिया में होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 59, ये सारी चीज़ें हमने देख ली कहाँ पे होता है। और कॉन्टिनेंट जो भी वो जो ये क्लाइमेट्स हैं ये हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। जो नहीं किए हैं वो आपको खुद करने हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस में आए वो मैंने सारे करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 59 आंसर बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के बारे में बताना है। अगर आपने इन्वायरमेंट अब तक अच्छे से नहीं पढ़ा और जो इन्वायरमेंट में बोला वो नहीं पढ़ा है तो फिर आप क्या ही बोलूँ मैं। देखो मैंने इन्वायरमेंट की सीरीज़ में आपको बोला है कि आप इन्वायरमेंट की जो अब वाली सीरीज़ है वो तो करो ही करो, साथ में प्रीवियस ईयर में मैंने एक सीरीज़ करवाई हुई है उसको भी कर लो, ठीक है। अगर आपने ये 2 सीरीज़ कर लेना, जो बच्चे बोल रहे हैं कि मैम उड़ान वाली सीरीज़ करवा दो, उड़ान वाली सीरीज़ करवा दो, उड़ान वाली सीरीज़ करा दो, मैं आपको गारंटी देती हूँ आप ये 2 चीज़ें कर लो। उसके बाद आप जब उड़ान की सीरीज़ पढ़ोगे ना, आपको 40 से 50 ही कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी आई थिंक,
जो आपने नहीं पढ़ी होंगी, जो आपको वहाँ से पढ़नी है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। मेरे ख्याल से तो 40-50 भी बहुत ज़्यादा ही बोल दी मैंने, कुछ बहुत ही ज़्यादा वैसा होगा करने वाला तो ही आपको नहीं आती होंगी। वैसे उड़ान की सारी चीज़ें उसमें कवर हो गई हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं ट्रस्ट है तो आपको पहले तो जो मैं बोल रही हूँ वो करना ही पड़ेगा। पहले दोनों सीरीज़ देखनी पड़ेंगी और उसके बाद उड़ान की सीरीज़ उठानी पड़ेगी और उसके बाद देखना पड़ेगा, ठीक है। 1 से 2 बार इसको रिवाइज़ करो और उसके बाद उड़ान की बुक उठाओ और उसके बाद देखो कि आपको क्या नहीं आता है। मेरे को नहीं लगता आपको नहीं आता होगा। आप क्यों मल्टीपल सोर्सेज पे जा रहे हो? मैं अब भी बोल रही हूँ, मल्टीपल सोर्सेज पे मत जाओ आप, ठीक है। आप केवल और केवल कुछ एक ही सोर्स रखो किसी भी अपनी रिवीजन का। अगर आप एक वीडियो से देख रहे हो, एक टेस्ट सीरीज कर लो और अपनी बेसिक बुक रखो और उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ज़्यादा करोगे नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर आप फिर से अगले साल की टेस्ट सीरीज पे लग जाओगे। ये मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी अगले साल की टेस्ट सीरीज पे लगे, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि हर साल मेरी कोई नई टेस्ट सीरीज देखे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहती। आप इसी साल की टेस्ट सीरीज देखो, आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं तो यही चाहती हूँ ना, तभी इतनी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए। तो जो बोलती हूँ कम से कम उतना करो। एक बार ये दोनों टेस्ट सीरीज आप इन्वायरमेंट की और अब की वाली और पीछे वाली दोनों देख लो तो आपको, क्योंकि क्या है इन्वायरमेंट में तो कुछ बेसिक चीज़ें तो बेसिक ही है ना, वो तो चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। तो चेंज नहीं होने वाली तो फिर आपको उसको करना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 60, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कब परमिट कर सकता है शेड्यूल 1 एनिमल्स की हंटिंग को? जब एनिमल डेंजरस है ह्यूमन लाइफ के लिए, जब वो डिसेबल्ड या इंजर्ड वन है, या फिर उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही है किसी डिजीज से। तो तीनों ही कंडीशन है जहाँ पे क्या होगा, वो शेड्यूल 1 एनिमल्स की हंटिंग को परमिट कर सकता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर क्या आ जाता है डी, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप में तो शर्म बची ही नहीं है, ठीक है। बेशर्म आदमियों की लिस्ट में आपका नाम सबसे पहले आएगा, ठीक है। बेशर्मी की हद हो जाती है कई बार तो, मतलब इतने बेशर्म लोग होते हैं ना, मतलब बैठ जाते हैं देखते रहेंगे। और पता है जहाँ पे भी कोई टीचर बोलने लगेगा ना, उसको क्या करेंगे, स्टेट फॉरवर्ड कर देंगे उसको आगे आगे आगे, 10 सेकेंड 20 सेकेंड, नहीं अभी भी बोल रहा है, ओ और 30 सेकेंड। चलो कोई नहीं, फिर भी क्या कर सकते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 60 आंसर डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बताना है, ठीक है। बहुत अच्छे से मैं बता चुकी हूँ। भांगर ओल्ड एलुवियल सॉइल, बिल्कुल सही है। खादर लेस एलुवियल, मैंने बताया था इसको न्यू ओल्ड एलुवियल और न्यू एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं इसको। और ये क्या होती है, मोर फर्टाइल होती है, ठीक है। क्या होती है, न्यू एलुवियल सॉइल मोर फर्टाइल होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। तराई इज इल ड्रेन्ड मार्शी एंड स्वैम्पी फॉरेस्ट बेल्ट टू साउथ ऑफ बाबर, बिल्कुल तराई क्या है, साउथ ऑफ बाबर में मार्शी और स्वैम्पी फॉरेस्टेड बेल्ट है। तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है हमारे और सेकंड जो हमारा रॉन्ग है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 61 हो गया वो हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 62 पे। सन मून एंड अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन। देखो ये क्वेश्चन मैं अच्छे से करा चुकी हूँ, क्यों, क्योंकि जो मून है ना, एक तो बोल रखी है कि जो मून है वो अर्थ के क्लोजेस्ट है, ठीक है। और इस पहले तो सारे स्ट्रेट लाइन में है। अगर सारे स्ट्रेट लाइन में होंगे तो कौन सा टाइड बनेगा, स्प्रिंग टाइड बनेगा। अगर ये यही राइट एंगल वगैरह पे होंगे तो कौन सा टाइड बनेगा, नीप टाइड बनेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, नीप कब बनेगा, स्प्रिंग कब बनेगा। अब उसमें मून सबसे पास में है अर्थ के मून सबसे पास में है। तो देखो जीएन जब हम लगाते हैं, जब मून पास में हो, जीएन मतलब मून के लिए यूज होता है और हीलियन मेनली सन के लिए यूज होता है। तो ये मून के लिए यूज होता है, ये सन के लिए यूज होता है। इसका मतलब मून है, केवल जीएन वाले हमें निकालने हैं। तो यही दो बच गए, तो एपोजियन होगा या पेरिजियन होगा। अब आगे टाइडल रेंज ग्रेटर देन नॉर्मल है। जब टाइडल रेंज मतलब कब ग्रेटर देन नॉर्मल होती है, जब जो मून होता है वो पास में होता है, अर्थ के पास में होगा। पास में कब होता है, जब पेरिजियन होता है, ठीक है। पेरिजियन, पेरी मतलब पास में, मैंने आपको बता रखा है। तो पेरिजियन स्प्रिंग टाइड्स में क्या होगा, टाइडल रेंज ज़्यादा होगी, क्योंकि पास में होगा तो रेंज ज़्यादा होगी। जीएन हम मून के लिए यूज़ करते हैं, स्प्रिंग टाइड जब स्ट्रेट लाइन में होते हैं। तो आंसर क्या आ गया, सी, 62 का सी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। मल्चिंग के बेनिफिट्स बताने हैं। तो सोयल कंजर्वेशन को भी इम्प्रूव करता है, सोयल टेम्परेचर को भी डिक्रीज करता है, सोयल सैलिनिटी को रिड्यूस करता है और वीड्स को भी रिड्यूस करता है। सारी ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी। ये देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा मल्चिंग कर रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। जो भी पहले वाला जो बचा हुआ है उसकी जो जो भी बचा हुआ है समथिंग, उसको वहीं पे डाल दिया खेत में और उसके बाद उसमें जो है क्रॉप्स हैं उगाई हुई हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मल्चिंग, ठीक है। तो इसके फायदे क्या क्या हैं वो हमने बता दिए हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 63 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 64 पे, ठीक है।
और 64 पे क्या बोल रहा है कि ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस आर्किटेक्चर एडमिनिस्टर जो है वो कौन से ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस आर्किटेक्चर को वर्ल्ड बैंक जो है वो एडमिनिस्टर करता है। तो याद रखना इसमें स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट फंड और क्लीन टेक्नोलॉजी फंड, इन दोनों को कौन करता है, वर्ल्ड बैंक वो करता है, क्या करता है, एडमिनिस्टर करता है। जबकि जो है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस है, देखो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस को करता है यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है। ये ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी रिन्यूएबल एनर्जी फंड जो है ये हमारा किसका है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ग्रुप का क्या है, इनिशिएटिव है। तो याद रखना इनको अलग ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्टर करती हैं और स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट फंड और क्लीन टेक्नोलॉजी फंड को अलग करती हैं। तो आंसर क्या आ गया, बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन नंबर 65 हमें क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है कि रेड प्लस क्या होता है, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन। प्लस का मतलब देखो ये तो हो गया कि हमें रिड्यूस करना है एमिशंस जो डिफोरेस्टेशन से होते हैं और डिग्रेडेशन से होते हैं। उसमें ऐड कर दिया कुछ क्या कि हमें साथ में डिफोरेस्टेशन को तो रिड्यूस करना ही है, साथ में क्या करना है, कंजर्वेशन पे भी ध्यान देना है। साथ में हमें क्या करना है, कंजर्वेशन पे भी ध्यान देना। पता नहीं इसमें क्या हो गया, क्या लिखा जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है, कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन पे भी ध्यान देता है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, इनहेंसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक, ठीक है, इन सब पे ध्यान देता है, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट और जो भी कार्बन स्टॉक है उनकी इनहेंसमेंट, ठीक है। तो ये है रेड प्लस इज ए फ्रेमवर्क टू गाइड एक्टिविटीज इन द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, रिड्यूस एमिशन। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट फाइनेंशियल वैल्यू फॉर कार्बन स्टोर्ड इन फॉरेस्ट बाय ऑफरिंग इंसेंटिव्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। रेड प्लस हैज बीन डेवलप्ड बाय, तो किसने डेवलप किया, याद रखना पार्टीज टू यूएनएफसीसी, पार्टीज टू यूएनएफसीसी ने इसको वो किया और 2005 में इसको स्टार्ट किया गया। 3 फेजेस में इसको स्टार्ट किया गया मेनली। कौन कौन से फेज में, एक तो है रेडीनेस फेज जिसमें रेडी किया जाएगा प्लान को, दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन फेज जिसमें इम्प्लीमेंट किया जाएगा प्लान को, और थर्ड फेज है हमारा रिजल्ट बेस्ड पेमेंट। क्या है हमारा तीसरा फेज है रिजल्ट बेस्ड पेमेंट। रिजल्ट बेस्ड पेमेंट क्या होती है, मतलब मान लो पहले तो रेडी हुआ प्लान, फिर आपने इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद जो भी रिजल्ट आए उसके बेस्ड पे जो सबसे अच्छा काम करेगा, जिसने एमिशंस भी कम किए डिफोरेस्टेशन से और दूसरा चीज़ कंजर्व भी किया है मतलब मेनली उसको, ठीक है, तो वो होगी हमारी रिजल्ट बेस्ड पेमेंट। और रिजल्ट बेस्ड पेमेंट्स में सबसे पहली कंट्री आती है हमारी ब्राज़ील। कौन सी कंट्री आती है हमारी, सबसे पहली कंट्री आती है ब्राज़ील, जिसको सबसे पहली रिजल्ट बेस्ड पेमेंट जो है वो हमारी मिली है, ठीक है। और सारी चीज़ें करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 65 आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। रिवर बता रखे हैं और उनका सोर्स बता रखा है, तो हमें बतानी है कि क्या है। देखो मंजीरा का सोर्स बिल्कुल बालाघाट हिल्स ही है और मंजीरा किसकी ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी की, ठीक है। उसके बाद है हमारी भीमा शंकर हिल्स, बिल्कुल वही है इनका सोर्स ऑफ ओरिजिन और मेनली ये जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा की। फिर है हमारी भवानी, ये नीलगिरी हिल्स में है और ये मेनली किसकी ट्रिब्यूटरी है, याद रखना ये कावेरी की, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो गया, बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, देखो याद रखना नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान में क्या किया गया है कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एक्शन प्लान बनाया गया है। ऐसे प्लान्स पहले भी बनाए। इसने बोला कि इंडिया का सेकंड वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है, नहीं ये इंडिया का सेकंड नहीं है, इंडिया का थर्ड वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले जो प्लान आया था वो 1983 से 2001 के बीच में आया था प्रोबेबली, और फिर 2002 से 2016 के बीच में आया था, और फिर 2017 से 2031 के बीच में आया। तो ये थर्ड हमारा वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। दूसरी चीज़ है, देखो ये पहले जो प्लान थे उसमें क्या था, केवल और केवल कि भाई साहब ये क्या है, हमारा एक प्रोटेक्टेड एरिया है, इसके अंदर हमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन अभी थर्ड में क्या किया गया है कि हमने क्लाइमेट चेंज को इसके अंदर इंक्लूड किया है कि वाइल्ड लाइफ को खतरा केवल और केवल अंदर प्रोटेक्टेड साइड में रखने से नहीं है, क्लाइमेट से भी तो उसको, नेचुरल डिजास्टर्स भी तो हो सकते हैं, क्लाइमेट चेंज से भी तो उनको नुकसान है। तो क्लाइमेट चेंज का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका हमारा आंसर क्या आ गया, बी, ठीक है। 67 आंसर आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 67 आंसर आ गया बी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 68 पे। Which of the following terms best describe the population interaction between different species in which one organism is destroyed while the other organism is unaffected? देखो एक एनिमल को नुकसान हो रहा है और दूसरे को कोई नुकसान ही नहीं हो रहा। नेगेटिव का मतलब नुकसान हो रहा है, जीरो का मतलब अनइफेक्ट हो रहा है और पॉजिटिव का मतलब फायदा हो रहा है, ठीक है, ऐसे होता है,
ठीक है। तो इसमें नुकसान होना है और अनफेक्ट रहना है। तो एमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को नुकसान होता है और एक क्या रहता है, अनफेक्टेड रहता है। तो बिल्कुल यही स्टेटमेंट होगी। तो आंसर क्या आ गया, ए। कोमेंसलिज्म में क्या होता है, याद रखना, एक को फायदा होता है और एक को कुछ नहीं होता। पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक को फायदा होता है और एक को क्या होता है, नुकसान होता है। म्यूचुअलिज्म में दोनों को क्या होता है, फायदा होता है। और सारी चीजें मैं करवा चुकी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 68 आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। लार्ज डैम्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट डैमेज करते हैं हमारे नेचुरल इकोसिस्टम पे। तो क्या क्या डैमेज कर सकते हैं, एक्वेटिक स्पीसीज को एक्सटिंक्ट कर सकते हैं, डिसअपीयरेंस ऑफ बर्ड्स इन फ्लड प्लेन्स, इरोजन ऑफ कोस्टल डेल्टा, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाता है हमारा ए। ठीक है, ये सारे इनके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 हमें क्या बोलता है, विंटर मानसून डू नॉट कॉज रेनफॉल इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया बिकॉज विंटर जो रेनफॉल्स हैं वो ज़्यादातर रेनफॉल नहीं करती हैं कहाँ पे, रेनफॉल नहीं कर पाती हैं ज़्यादातर पार्ट ऑफ इंडिया में। क्यों, क्योंकि दे डू नॉट हैव एडिक्वेट ह्यूमिडिटी टू कोज रेनफॉल। बिल्कुल, जो अगर विंटर मानसून जो होता है वहाँ पे एडिक्वेट ह्यूमिडिटी नहीं होती। और दूसरी चीज़ है एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, बिल्कुल जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा बन जाता है लैंड पे तो उससे पॉसिबिलिटी ऑफ रेनफॉल कम हो जाती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सी। ठीक है, आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 71 पे। फ्लावर और कल्टीवेटिंग स्टेट हमें बतानी है। देखो लेवेंडर, अगर आपने ये क्वेश्चन गलत कर दिया ना तो फिर एक काम करो, आप एक डिब्बे में क्या, आप एक काम करो, एक कप में पानी ले लो और जब तक आपका सांस ना रुक जाए ना तब तक निकालना मत उसमें से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। कम से कम देखो, ये मेरे ख्याल से तो गलत नहीं होना चाहिए पहला, लेकिन पहले स्टेटमेंट अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप डूब के मरने लायक ही हो। ठीक है, कप में नाक डुबो और बैठे रहो फिर वहीं पे। ठीक है, तो आप लेक्चर देखने लायक भी नहीं हो, आपके लिए तो लेक्चर यहीं पे बंद हो जाना चाहिए। फिर देखो लेवेंडर, देखो लेवेंडर कहाँ पे है, याद रखना, मैंने बताया था आपको एरोमा मिशन चल रहा है। ठीक है, लेवेंडर के लेवेंडर मिशन, एरोमा मिशन चल रहा है उसके उगाने के लिए। जम्मू कश्मीर हिमाचल में मेनली उगाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी, गुजरात में नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हमारी रॉन्ग होगी तो डायरेक्ट हमारा क्या आ गया, इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। और ट्यूलिप मेनली कहाँ पे उगाए जाते हैं, याद रखना जम्मू कश्मीर में ही उगाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना जम्मू कश्मीर में ही उगाए जाते हैं। और याद रखना ये जो ऑर्किड है ना, अंटायर ऑर्किड फैमिली हमारी साइट्स के अपेंडिक्स 2 में आती है। किस में आती है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में आती है। इसीलिए मतलब जो भी वाइल्ड ऑर्किड होता है उनका कोई भी ट्रेड ग्लोबली क्या है, बैन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 71 आंसर क्या आ गया हमारा, दोनों करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया, ए। ठीक है, लेवेंडर के बारे में आपको पता होना चाहिए, मैं सारी चीज़ें इस मिशन के बारे में भी बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 71 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं 72 पे। वेस्टर्न घाट्स जो है कंपैरेटिवली हाई हैं एलिवेशन में टू ईस्टर्न घाट्स। तो ये आपको पता ही होगा, बिल्कुल वेस्टर्न घाट ज़्यादा है इसीलिए इनकी पीक्स भी सबसे ज़्यादा बड़ी हैं। वेस्टर्न घाट्स लेस कंटिन्यूस है ईस्टर्न घाट से। देखो वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूस तो ज़्यादा है ना, क्योंकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा रिवर कट भी नहीं कर पाती, तो दे आर मोर कंटिन्यूस देन ईस्टर्न घाट्स। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। और सेकंड रॉन्ग होते तो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया क्या, सी। ठीक है, डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, सी। इसका मतलब जो एवरेज हाइट है वेस्टर्न घाट्स की नॉर्थ से साउथ जाते हैं तो क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 करेक्ट है और सेकंड हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो 72 आंसर क्या आ गया हमारा, सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में बताना है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, द हाइड्रोडायनामिक ट्रैपिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एम्स टू स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर लॉन्ग टर्म वेयर इन इट गेट्स ट्रैप्ड अंडर लो परमिएबिलिटी कैप रॉक। बिल्कुल, हाइड्रोडायनामिक ट्रैपिंग ऑफ कार्बन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर हो जाती है कब तक, लॉन्ग टर्म तक। और मेनली कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का जो तरीका होता है ना, मेनली वो होता है कि लॉन्ग टर्म तक कार्बन क्या करना, स्टोर करना। ठीक है, तो ये बिल्कुल लो परमिएबिलिटी कैप रॉक में क्या हो जाती है, वो हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। सेकंड है डिप्लेटेड ऑयल रिजर्व्स एंड अनमाइनेबल माइंस। ये नेचुरल सिंक्स है, याद रखना ये नेचुरल सिंक्स नहीं है। नेचुरल सिंक्स कार्बन के कौन कौन से हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के नेचुरल सिंक्स, ओशंस, फॉरेस्ट। ठीक है, ओशन, फॉरेस्ट, हमारी सोइल, ये है नेचुरल सिंक्स। तो ये डिप्लेटेड ऑयल रिजर्व्स, अनमाइनेबल माइंस, ये क्या है, हमारे आर्टिफिशियल सिंक्स हैं। क्या है, हमारे आर्टिफिशियल सिंक्स हैं। तो ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ए। ठीक है, आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 74 पे। When the rock of Earth surface area exposed to denudation agents, they are broken up into various segments of fragments. ठीक है, देखो ये आप पढ़ लो। ठीक है, such fragments are transported by different exogenous agencies and deposited. This deposit through compaction turn into rocks. It is a process of porosity destruction through compaction and fermentation. तो हमें बताना है ये किसके बारे में बात चल रही है। तो आपको पता होना चाहिए जब भी कोई फ्रेगमेंट्स टूटते हैं फिर वो ट्रांसपोर्ट होते हैं और उसके बाद कॉम्पैक्शन से वो चीज़ उनकी पोरोसिटी खत्म
ख़त्म होती है तो वो उसको क्या बोलते हैं, लिथीफेक्शन प्रोसेस बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो प्रोसेस को बोलते हैं हम लिथीफेक्शन। ठीक है। फोलिएशन क्या होता है, फोलिएशन होता है रिपीटेटिव लेयरिंग ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स की जब क्या होती है, रिपीटेटिव वो होती है, लेयरिंग होती है, उसको बोलते हैं फोलिएशन। एक्सफोलिएशन क्या होता है, उन रॉक्स में पीलिंग अवे, मतलब एक लेयर बाहर चले जाना, उसको बोलते हैं एक्सफोलिएशन। रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ये भी मेनली मेटामॉर्फिक प्रोसेस ही होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, 74 का आंसर हो गया सी। आ जाते हैं 75 पे। मीनाक्षी क्राफ्ट, देखो इट इज़ एन आर्ट ऑफ डेकोरेटिंग ए मेटल एंड सिरामिक सरफेस बाय फ्यूजिंग मिनरल एंड सब्सटेंसेस ऑन इट। बिल्कुल ये ऐसे ही किया जाता है, एक मेटल और सिरामिक सरफेस को डेकोरेट किया जाता है मिनरल सब्सटेंसेस को फ्यूज करके। बनारस गुलाबी मीनाक्षी क्राफ्ट, ये क्या है, एक GI टैग इसको मिला है, बिल्कुल सही है। थर्ड है हरियाणा एंड राजस्थान आर मेजर सेंटर ऑफ दिस आर्ट फॉर्म। जो हरियाणा में रहते होंगे उसको पता होगा कोई आर्ट हरियाणा में नहीं होती है। ठीक है, इतना ज़्यादा वो आर्ट वूट पे ध्यान नहीं रहते। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो हो जाता है वो जाता है रॉन्ग, क्योंकि ये क्या है, केवल राजस्थान की है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई और फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी। ठीक है, आंसर क्या आ गया, डी। जो हरियाणा वाले होंगे वो क्वेश्चन को ठीक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 76 आ जाते हैं। प्लेसेस इन न्यूज़ और कंट्री, अड्डू अटोल आपको पता है कहाँ पे, मालदीव्स में, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। फिर अल अस्कामोस का, ये करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा चली थी क्या, जब इसराइल और पैलेस्टीन का इशू चल रहा था। तो अल अस्कामोस कहाँ पे है, याद रखना जेरूसलम में है। कहाँ पे है, जेरूसलम में। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, रॉन्ग होगी। थर्ड है माउंट नैरी रोंगो केन्या, तो याद रखना ये जो नैरी जो भी है, ये जो भी नाम है, ये केन्या में नहीं है, ये कहाँ पे है, कोंगो में। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, रोंगो कोंगो, ऐसे रोंगो कोंगो कुछ ऐसे याद रख सकते हो। तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रोंग, सेकंड स्टेटमेंट भी रोंग। तो हमारा केवल और केवल फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया, ए। प्लेसेस इन न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब की बार तो इतनी ज़्यादा इंसिडेंट्स हुए हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आ जाते हैं 77 पे। और मेराइन मैमल्स फाउंड इन इंडियन वाटर्स बिलोंग्स टू ऑर्डर सिटेशिया। तो आपको पता होना चाहिए जितने भी मेराइन मैमल्स हैं इंडियन जो वाटर्स में पाए जाते हैं वो मेनली 2 ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। एक तो हो गया सिटेशिया और एक दूसरा हो जाता है हमारा साइरेनिया। क्या होता है, एक और दूसरा हो जाता है साइरेनिया। साइरेनिया ऑर्डर से मेनली आपने सुना होगा ड्यूगोंग सी काउ। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इसका नाम सुना होगा ड्यूगोंग का। तो ड्यूगोंग मेनली इससे होता है। ठीक है, तो और सिटेशिया से मेनली डॉल्फिन्स होगी, इसके अलावा डॉल्फिन्स होगी, वेल्स होगी, प्रोपोरिस होगी। तो ये मेनली इससे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट 1 होगी रॉन्ग। सेकंड है ऑल स्पीसीज ऑफ मेराइन मैमल्स फाउंड अलोंग द इंडियन कोस्ट आर प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। बिल्कुल, जितनी भी मेराइन मैमल्स की स्पीसीज हैं अप्रोक्स 25 हैं जो मेनली क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, बी। 77 का आंसर हो गया बी। आ जाते हैं 78 पे। सोजार मेहंदी कहाँ की है, राजस्थान की बिल्कुल है। चूरू ऑयल मेनली कहाँ का है, ये चूरू ऑयल मेनली कहाँ का है, उत्तराखंड का है। मेनली कहाँ का है, ये उत्तराखंड का है, हिमाचल का नहीं है। ठीक है, तो ये मेनली कहाँ का है, उत्तराखंड का है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। थर्ड है सिरार खोंड अतई चिल्ली, ये मेनली कहाँ की है, ये यहाँ की नहीं है, ये मेनली कहाँ की है, मणिपुर की है। ठीक है, कहाँ की है, ये मणिपुर की है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। जुदीमा राइस, ये मेनली ब्लैक राइस है। कौन सा राइस है, ये ब्लैक राइस है और ये मेनली कहाँ पे पाया जाता है, असम में पाया जाता है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट हैं और हमारे जो सेकंड एंड थर्ड रॉन्ग है, क्योंकि हमसे क्या पूछा, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ मतलब सी। तो क्वेश्चन नंबर 78 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। GI टैग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं अब की बार। ठीक है, लॉन्ग एंड सनी समर्स हेल्प्स इन इजी राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स ट्रीज हैव लॉन्ग रूट्स इनेबलिंग देम टू सर्वाइव द ड्राई सीजन। थिक लेदरी बार्क ऑफ मैनी फ्रूट्स ट्रीज प्रिवेंट एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन। तो हमें बताना फेवरेबल फैक्टर्स फॉर ऑर्चर्ड फार्मिंग इन मेडिटेरेनियन रीजन। तो याद रखना मेडिटेरेनियन रीजन में ऑर्चर्ड फार्मिंग के लिए सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। लॉन्ग एंड सनी समर भी होनी चाहिए, फ्रूट्स में जो ट्रीज है वहाँ पे लॉन्ग रूट्स भी होनी चाहिए और बार्क जो है वो थिक लेदरी होनी चाहिए ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए। तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी। ठीक है, ऑर्चर्ड फार्मिंग के लिए सारी ही चीज़ें क्या हैं, जरूरी हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, डी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर दो यार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80। मेंडरिंग ऑफ रिवर्स। सबसे पहले है मेंडरिंग ऑफ रिवर्स इज अ रिजल्ट ऑफ बोथ इरोजनल एंड डिपोजिशनल वर्क ऑफ वाटर। तो देखो मैंने आपको अगर ज्योग्राफी की सीरीज आपने अच्छे से देखी है तो डिपोजिशनल फीचर्स और इरोजनल फीचर्स दोनों सारे जो लैंडफॉर्म्स हैं उनके करवाए हुए हैं। ठीक है, दिखाए हुए हैं आपको, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आपको दिखा होगा कि मेंडर्स मैंने डिपोजिशन में भी लिख रखा है और
इरोजन में भी लिखा रखा है, तो बिल्कुल दोनों का ही ये फीचर है। सेकंड है मेंडरिंग ऑफ पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया इज मोर देन हिमालयस, बिल्कुल भी नहीं। पेनिनसुलर रिवर्स की जो मेंडरिंग होती है वो कम होती है हिमालयन रिवर से, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है ए। ठीक है, आ जाता है क्वेश्चन नंबर 81 पे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इट इज नॉट बाउंड बाय प्रोसीजर अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड इज गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, बिल्कुल ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से बाउंड नहीं होता, नेचुरल जस्टिस पे काम करता है। ट्रिब्यूनल इज मैंडेटेड टू मेक द एंडेवर फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन और अपील्स फाइनली विद इन 1 मंथ ऑफ फाइलिंग ऑफ सेम। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेनली जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो मैंडेटेड हैं कि उनको 1 मंथ के अंदर नहीं, कम से कम 6 महीने के अंदर उनको जो केसेस हैं वो रिजॉल्व करने हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया ए। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो गया, 6 महीने के अंदर उसको करना है। और ये एनजीटी मेनली कब बनी थी, 2010 में बनी थी। ठीक है, और सारी चीज़ें आपको इसके बारे में मैं करवा चुकी हूँ, क्योंकि ये क्या है, एक रिवीजन लेक्चर है, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया था। ये एक रिवीजन लेक्चर है, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी के जितने क्वेश्चन किए हैं उसी का है। इसमें तो आपके कम से कम 55 to 60 क्वेश्चन जो है वो ठीक होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स आर मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स इन इंडिया, कौन से मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। देखो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स का आपको पता होगा ना, तो आप माइनर को अपने आप हटा दोगे। ठीक है, तो ये देखो ये क्या है, हमारे मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स है। क्या है ये हमारे मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है, गुड़गांव दिल्ली मेरठ बेल्ट, ठीक है, अहमदाबाद वडोदरा बेल्ट, मुंबई पुणे बेल्ट, बेंगलोर तमिलनाडु बेल्ट, कोल्लम त्रिवंतपुरम बेल्ट, ठीक है, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन, हुगली बेल्ट। तो ये सारे क्या हैं हमारे मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स। ठीक है, ये क्या हमारे मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स। आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, केवल यही है। इसके अलावा जो होंगे वो क्या होंगे, सारे माइनर होंगे, तो ये देख लो आप। ठीक है, तो ये देखो आप क्वेश्चन में मुंबई पुणे रीजन आपको बताया मैंने, मुंबई पुणे रीजन जो है वो था, उसमें विशाखापट्टनम गुंटूर भी था, छोटा नागपुर भी था, अंबाला अमृतसर ये वाला नहीं था, तो आंसर ये 4 वाला नहीं होगा, 1 2 3 है, तो आंसर क्या आ गया ए। ठीक है, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन, माइनर आप अपने आप कर लोगे अगर आपको मेजर का पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। प्रेजेंट ड्रेनेज सिस्टम जो है पेनिनसुलर इंडिया का, वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है। सब्सिडेंस ऑफ वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ पेनिनसुला, बिल्कुल उससे होता है। अपैरल ऑफ हिमालय से भी होता है। और स्लाइड टिल्टिंग जो होती है हमारी पेनिनसुलर ब्रोक की, वो नॉर्थ वेस्ट से कहाँ पे है, साउथ ईस्ट में। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में हमारी करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है डी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाता है डी। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 84 पे। ओशन सैलिनिटी के बारे में बात चल रही है। द जोन ऑफ वाटर वेयर सैलिनिटी इंक्रीजेज शार्पली विद डेप्थ, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसो हेलाइन। देखो आइसो मतलब होता है सेम और हेलाइन मतलब होता है सैलिनिटी। तो जहाँ पे सेम सैलिनिटी होगी वहाँ पे कैसे मतलब इंक्रीज करेगी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्ट इन ओशन इज कॉमन सोल्ट, बिल्कुल ये तो होता है। थर्ड है द रीजन अराउंड द इक्वेटर इज मोर सैलाइन देन हॉर्स लैटिट्यूड, जैसा कि आपको पता है, आपने अगर ज्योग्राफी के कंसेप्ट अच्छे से पता है कि, तो इक्वेटर पे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सन की रेज आती हैं, तो वो वाटर क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा हीट हो जाता है। जो वाटर हीट हो जाता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इवेपोरेट हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होती है, बारिश भी सबसे ज़्यादा होती है। जब वहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा होती रहती है, मतलब गर्म होता है बारिश हो जाती है, गर्म होता है बारिश हो जाती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ओशन की सैलिनिटी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू ऊपर वाले लैटिट्यूड से। तो याद रखना, रीजन जो इक्वेटर के पास होता है वो लेस सैलाइन होता है एज कम्पेयर टू हॉर्स लैटिट्यूड। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या हो गया डी। ठीक है, आंसर क्या हो गया डी। आ जाता है किस पे, क्वेश्चन नंबर 85 पे। दिस सेंचुरी इज इंडियाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इज राइटली नोन एज ग्रीन पैराडाइज। देखो इस सेंचुरी को ग्रीन पैराडाइज बोला जाता है, क्यों पूछा गया है, क्योंकि अभी जो इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है ना, उसके कारण। दूसरी चीज़, यहाँ से काली रिवर ही मेन है। ठीक है, काली रिवर यहाँ से फ्लो करती है, ये वाले वहाँ पे क्या है, पासिस हैं। ठीक है, और मेनली किसको प्रोटेक्ट किया जाता है, मस्क डियर को प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अच्छे से नाम भी पढ़े हैं तब भी आप इसको कर लोगे, क्योंकि एस्कट मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोला जाता है। एस्कट मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको बोला जाता है। तो मस्क डियर कहाँ पे,
मेनली प्रोटेक्ट होता है यहाँ पे होता है। और ये मेनली कहाँ पे है, उत्तराखंड में। भितरकनिका आपको पता है कहाँ पे है, उड़ीसा में है। चिन्नौर कहाँ पे आपको पता है कहाँ पे, केरला में। चिन्नौर को जियांट ग्रीजल स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं, ठीक है। अभी वहीं आ जाए कि यहाँ पे जियांट ग्रीजल स्क्विरल को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो किसका नाम लिखोगे, चिन्नौर का। ये कहाँ पे, केरला में है। पेनगट एंड किलबरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखना, ये कहाँ पे, ये उत्तराखंड में ही है। ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में ही है। तो मेनली मस्क डियर के लिए था, तो मस्क डियर के लिए कौन सी सबसे ज़्यादा फेमस है, एस्कट मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आंसर क्या आ गया, बी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 86 पे। हमें ओलिगोट्रोपिक लेक्स के बारे में बताना है। ओलिगो मतलब होता है लेस, और ट्रोपिक लेक्स मतलब लेक्स, ठीक है, जहाँ पे लेस टाइप के कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बिल्कुल लो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जहाँ पे न्यूट्रिएंट कम होंगे, जहाँ पे, तो वहाँ पे वाटर क्वालिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। वहाँ पे एल्गी की ग्रोथ क्या होगी, कम होगी। न्यूट्रिएंट्स तो है नहीं, तो एल्गी की ग्रोथ क्या होगी, कम होगी। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट। तो आंसर क्या आ गया, ए। इसी की जगह हमारा एक और आता है यूट्रोपिक लेक। कौन सा आता है एक हमारा, यूट्रोपिक लेक आता है। यूट्रोपिक लेक मतलब यू मतलब ज़्यादा, और ट्रोपिक मतलब लेक सा, तो आपको पता ही है ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मतलब हाई न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ देखो, यहाँ लो थे तो यहाँ हाई न्यूट्रिएंट्स, तो क्वालिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे लो हो जाएगी क्योंकि न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं। एल्गी की ग्रोथ क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी इसके लिए, अगर यूट्रोपिक के लिए आ जाए तो ये, ओलिगोट्रोपिक के लिए आ गया तो ये। तो क्वेश्चन नंबर 86 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं 87 पे। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ सरफेस वाटर इन इंडिया इज यूटिलाइज्ड बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मैक्सिमम वाटर, चाहे सरफेस वाटर हो चाहे ग्राउंड वाटर हो, दोनों ही ज़्यादा कौन यूटिलाइज करता है, याद रखना, दोनों ही एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी। अगर हम सरफेस वाटर की बात करें तो अप्रोक्स 70 शायद अप्रोक्स 89% वाटर सरफेस वाटर का, और 92% वाटर जो है ग्राउंड वाटर का कौन वो करता है, मेनली एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 87 आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 हो गया कंप्लीट। 88 पे कॉर्नवॉल कंसेंसस किसके लिए है, तो याद रखना ये G7 कंट्रीज से एसोसिएटेड है, ठीक है। G7 कंट्रीज से ये एसोसिएटेड है, और ये मेनली है किसको, इसी को मेनली क्या बोला जाता है, इसी को मेनली बोला जाता है। ये कब हुआ था वैसे, 1989 में हुआ था। कब हुआ था, 1989 में हुआ था। इसी को वॉशिंगटन कंसेंसस भी बोला जाता है, ठीक है। मेनली जो भी ग्लोबल इकोनॉमी में रूल्स यूज़ होने हैं उसके लिए है, ताकि स्टेट के जो इकोनॉमी में कंट्रोल है उसको कम किया जा सके, और फ्री मार्केट इकोनॉमी को बढ़ाया जा सके। डीरेगुलेशन हो, प्राइवेटाइजेशन हो, ट्रेड लिबरलाइजेशन हो, उसके लिए मेन है, ठीक है। मतलब ताकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम से कम हो, ठीक है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम से कम हो, और मेनली जो प्राइवेट सेक्टर है उसका इंटरवेंशन बढ़े, उसके लिए था कॉर्नवॉल कंसेंसस और वॉशिंगटन कंसेंसस। तो आंसर क्या आ गया, बी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 89 पे। भारतमाला परियोजना। अगर आपने हमारी भारतमाला और जो भी सागरमाला पढ़ी है तो आपको पता होगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, बॉर्डर इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स, पोर्ट्स, एक्सप्रेसवे, सारी चीज़ें इसके अंदर बनाई जा रही हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सी, ठीक है। सारी चीज़ें इसके अंदर बनाई जा रही हैं। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 90 पे। रत्नागिरी, मयूरभंज और दुर्ग, ये तीनों जगह कहाँ के लिए कॉमन है, तो ये आयरन डिपॉजिट्स के लिए फेमस है। कहाँ के लिए फेमस है, आयरन डिपॉजिट्स के लिए फेमस है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। योकोहामा स्ट्रेटजी। देखो मैंने आपको कल एक जापान का मैप दिखाया था और उसमें बताया था कि जापान का मैप कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ की हर सिटी इंपॉर्टेंट है। सेंडाई फ्रेमवर्क, योकोहामा, ठीक है। उसके बाद एक और हुआ था ह्योगो, ठीक है। तो ये योकोहामा स्ट्रेटजी एंड प्लान ऑफ एक्शन मेनली किसके लिए, नेचुरल डिजास्टर्स को प्रिवेंट करने के लिए है, ठीक है। तो ये कब हुआ था, 1994 में हुआ था। उसके बाद भी और भी बहुत सारे हो चुके हैं वहाँ पे, जैसे कि होगो मेनली ये भी होगो फ्रेमवर्क फॉर प्लान फॉर एक्शन डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। ये प्लान आया था 2005 से लेकर 2015 के बीच में। अब जो हमारा चल रहा है वो आ रहा है सेंडाई फ्रेमवर्क डिजास्टर को प्रिवेंट करने के लिए 2015 से 30 तक का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ह्योगो, सेंडाई, योकोहामा, ये सारे किससे रिलेटेड है, नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 91 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, पहले ही इसके बारे में बहुत मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। सो अभी मेरे से एक्सपेक्ट मत करना कि मैं ये आपको फिर से करवाऊँगी। और दूसरी चीज़, आपने एक चीज़ सुना है, सोशल वेलफेयर, आपने एक टर्म सुनी है सोशल वेलफेयर। क्वेश्चन के बारे में नहीं बता रही मैं, एक्स्ट्रा कुछ बता रही हूँ कि आपने एक सोशल वेलफेयर की आपने एक टर्म सुनी होगी। और मैक्सिमम जब बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं ना कि मतलब आप IAS IPS क्यों बनना चाहते हो,
ठीक है। आप एक बार मन से सोचना, ठीक है, आप आईएएस आईपीएस क्यों बनना चाहते हो? तो बोलते हैं मैं सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बनना चाहता हूँ, ठीक है, चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो भी आप हो, ठीक है, और मेरे को बिल्कुल सोशल वेलफेयर करना है सोसाइटी में, मैं बिल्कुल बदल ही दूंगा। जिस दिन मैं आईएएस आईपीएस बनूंगा उससे अगले दिन तो बिल्कुल सोसाइटी चेंज ही हो चुकी होगी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा उनका वेलफेयर कर चुका हूँ, ठीक है। ये चीज़ें अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, ठीक है। क्या एक्चुअल में ऐसा है? तो उसको कौन जज कर रहा है? उसको तो ईश्वर ही जज कर रहे हैं ना। एट लास्ट कौन? गॉड ही उनको जज कर रहे हैं। अब आप एक चीज़ बताओ, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि फर्स्ट से लेके लास्ट तक सारा लेक्चर देख लेंगे और उसके बाद सब्सक्राइब नहीं करके जाएंगे। देखो, आपको हम नहीं देख रहे हैं, आप एक चीज़, छोटी सी चीज़ सोचो, जब आप एक सब्सक्रिप्शन का बटन नहीं दबा रहे हो किसी के वेलफेयर के लिए, जबकि आपको उसमें नुकसान नहीं हो रहा है, आपका उसमें पैसा नहीं लग रहा है, जब आप एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो किसी को, तो आप सोशल वेलफेयर के बारे में सोच कैसे सकते हो? आप कैसे कर सकते हो सोशल वेलफेयर? क्या कर सकते हो? एक बार खुद अंदर से सोचो कि क्या सच में आप सोशल वेलफेयर कर सकते हो? जब आप एक सब्सक्रिप्शन का बटन जो आपका बिल्कुल फ्री में ही है, ठीक है, कोई आपको कुछ नहीं देना है, जब आप वो नहीं कर पा रहे हो तो आप सोशल वेलफेयर क्या करोगे? तो आप हजारों लोगों का बिना बेनिफिट कैसे काम करोगे? तो इसका मतलब आपको वहाँ पे भी आपको कुछ चाहिए कि ब्राइबरी एक्स्ट्रा की, मेरी सैलरी से ज़्यादा तब मैं आपका काम करूँगा, तब भी आप ऐसा ही करोगे, है ना। तो आप एक बार इंटरनल असेसमेंट करो और सोचो कि क्या मैं सच में वेलफेयर कर पाऊँगा सोसाइटी का, कि मैं आईएएस की आईपीएस की जो तैयारी कर रहा हूँ क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ? क्योंकि मैं सब्सक्राइब का तो बटन मेरे से दब नहीं रहा है, तो वो मेरी इनएबिलिटी है ना कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो शायद आप में वो सोशल वेलफेयर करने के ट्रेड्स हैं ही नहीं। तो वो ईश्वर भी तो देख रहा है, सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड बच्चों में इतना ही फ़र्क होता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखो अपने, आप एक सब्सक्राइब का बटन दबा के देखो, क्या आपका थोड़ा चेंज हुआ? तो आपकी जो है ना इंटरनल ही कुछ चीज़ें हैं ना डेली बेसिस पे चेंज होती हैं। मैं केवल अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, जो भी जहाँ से भी आप पढ़ते हो एक बार सब्सक्राइब कर दो, उनको भी फ़ायदा हो जाएगा, आपको तो हो ही रहा है। तो केवल कोई नहीं, केवल ईश्वर तो आपको देख रहा है, ठीक है, हम नहीं देख रहे, कोई और नहीं देख रहा, केवल ईश्वर आपको देख रहा है। तो चलिए, शायद आप थोड़ा इंटरनल असेसमेंट करेंगे इस चीज़ पे। मैं केवल अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, अब भी बोल रही हूँ, केवल आपके ही बेनिफिट के लिए बोल रही हूँ। क्या है कि हमें भी थोड़ा फ़ायदा हो जाता है उससे, लेकिन आपका उससे नुकसान नहीं है कुछ भी, ठीक है, आपका उससे नुकसान नहीं है कुछ भी अगर आप कर देते हो तो चलिए, फिर भी अगर आपका मन है तो ही करिए। आप सोशल वेलफेयर पे जा रहे हैं और आप एक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा रहे हैं, तो कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि जो हम बातें बोलते हैं ना, वो हम केवल बार से बोलते हैं कि नहीं हम सोशल वेलफेयर करेंगे, हम ये करेंगे। आप एक छोटी सी चीज़ तो आप कर नहीं पा रहे हो, आप सोशल वेलफेयर के बारे में सोच रहे हो, तो आप खुद ही डायलेमा में हो कि आप करना क्या चाहते हो। आप केवल पैसे कमाने के लिए ही जा रहे हो। सम पर्सन्स आर गोइंग फॉर ओनली मनी, ठीक है, वो आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हो वहाँ पे जाके कि भाई हम सोशल वेलफेयर के लिए जा रहे हैं। सोशल वेलफेयर में तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 92, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी सब करवा चुकी हूँ। इट हेल्प्स इन इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, कलेक्टिंग डाटा एंड प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग अराउंड द वर्ल्ड। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। OECD के अंडर बनी है, इंडिया इसका मेंबर है, तो सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया? डी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बहुत अच्छे से हर जगह करवा चुकी हूँ, अब नहीं करवाऊंगी, 2-3 बार मैंने करवा दिया है। अब आ जाते हैं अटलांटिक ओशन पे। क्या आ जाते हैं? अटलांटिक ओशन पे देख लेते हैं। गल्फ ऑफ स्ट्रीम जो है ना, वो ईस्टवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाती है, किसके अंडर? वेस्टर्लीज के अंडर, और कहाँ पहुंच जाती है? यूरोप में पहुंच जाती है एज ए नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, ये बोल रखिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड है सारगासो सी, कहाँ पे होता है? सेंट्रल जो अमेरिका होता है उसके साइड में होता है। तो वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे 2 करंट से सराउंडेड है, ब्राजीलियन करंट और बेंगुएला। आपको पता है साउथ अमेरिका के ईस्ट में होता है ब्राजीलियन करंट और अफ्रीका के वेस्ट में होता है बेंगुएला करंट। तो दोनों ही, तो ये तो नीचे है ना, तो ये सारगासो सी के पास कैसे आएंगे? वो सेंट्रल अमेरिका के पास है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? हमारी रॉन्ग होगी, ठीक है। वो हम देख भी लेते हैं। तो ये देखो, ये हमारा क्या है? ये हमने जो अभी पढ़ा, अभी देखो इसमें क्या बोला गया था? गल्फ स्ट्रीम यहाँ से जाती है और मेनली जब यूरोप के वहाँ पे पहुँच जाती है तो एज ए नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट पहुँचती है। बिल्कुल सही बोला था, बिल्कुल सही बोला था। तो ये स्टेटमेंट यहाँ से हमने करेक्ट की थी, बिल्कुल। फिर इसने बोला यहाँ पे होता है सारगासो सी। सारगासो सी इसने बोल रहे हैं कि बेंगुएला और ब्राजीलियन और बेंगुएला करंट उसको सराउंड करते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं करते। वो किसको सराउंड करते हैं? साउथ अटलांटिक गायरे को सराउंड करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी? रॉन्ग होगी। तो आपको पता चल जाना चाहिए, जो ये रेड वाले ना ये वार्म करंट हैं और जो ये वाले हैं ये कोल्ड करंट है, ठीक है। तो गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और ब्राजीलियन करंट, ये 3 क्या थे? हमारे वार्म करंट थे। और बेंगुएला जो नाम आया वो क्या था? हमारा कोल्ड करंट था, ठीक
ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे करंट है, देख लो ये सारे कोल्ड ही देख लो, लेब्राडोर, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, ठीक है। उसके बाद कैनरी करंट कहाँ पे देख लो, अफ्रीका के वेस्ट में इधर ऊपर, ठीक है, यहाँ पे है बेंगुएला। उसके बाद यहाँ पे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, यहाँ पे पेरू करंट, कौन सा करंट है ये सारे कोल्ड करंट है, ये कैलिफोर्निया करंट, ये अलास्कन करंट, ठीक है। और फिर आ जाता है हमारा क्या, फिर ये वोम करंट आगे, सोमाली करंट, अगुलहास करंट, ठीक है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, कुरोशियो, ओयोशियो, ये सारी चीज़ें आप देख लेना अच्छे से, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको याद करना आपका क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, तो ये आप कर लेना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। क्या बोलता है, वेदर फिनोमिना विंटर सीजन में हमें क्या देखने को मिलता है, द डेवलपमेंट ऑफ हाई प्रेशर इन रीजन लाइंग नॉर्थ टू हिमालय, बिल्कुल वहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है। ड्राई सरफेस विंड सेंट्रल एशिया से आते हैं, बिल्कुल। और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर आती है, बिल्कुल भी नहीं, पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आती है, लेकिन वो विंटर सीजन में नहीं आती। कब आती है, वो समर सीजन में आती है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, वो समर सीजन में आती है। तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग होगी, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 94 का ए, ठीक है। आ जाते हैं किस पे, 95 पे। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, देखो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स मेनली किससे एसोसिएटेड है, आरबीआई से एसोसिएटेड है। क्यों एसोसिएटेड है, क्योंकि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में एक लाइव टेस्टिंग की जाती है। कोई भी नए प्रोडक्ट्स अगर रिलीज किए, नई सर्विसेज रिलीज किए हैं, तो कंट्रोल्ड मैनर में रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में उनका क्या किया जाता है, लाइव टेस्टिंग की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। तो आंसर क्या हो गया, बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्या क्या चीज़ें मैंने इसके बारे में नहीं करवाई हैं। मेंबरशिप सबके लिए ओपन है, ऐसा नहीं है, ट्रॉपिक्स ऑफ कंट्री के लिए। इंडिया एंड फ्रांस ने लॉन्च किया, बिल्कुल, और हेडक्वार्टर गुड़गांव में, बिल्कुल। तो 2 और 3 करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग है, तो आंसर क्या आ गया हमारा, सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। PLI स्कीम किस किस के लिए है, तो आपको पता होना चाहिए, डिफेंस को छोड़ के इन सब के लिए, 13 सेक्टर्स के लिए, वो भी मैं करवा चुकी हूँ। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाता है, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। डिफेंस के लिए नहीं है, तो 97 आंसर सी। आ जाते हैं 98 पे। ब्लैक सॉइल, कितनी चीज़ें करवा चुकी इसके बारे में, नॉर्दर्न और ईस्टर्न प्लेन्स में बिल्कुल भी नहीं, दक्कन प्लेटू में मेनली साउथ में ये प्रेजेंट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है, क्लेई होती है, डीप होती है, इम्परेबल होती है, बिल्कुल होती है, इसको रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, बिल्कुल, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। These are small but virulent tropical and subtropical cyclone in which spiraling wind descends at very high speeds at low pressure at the center. It appears as dark funnel cloud when appears over the sea. They are called water spouts. These occur mostly in Mississippi basin of USA. कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो वाटर में हो रहा है तो सैंडस्टॉर्म नहीं हो सकता। विली जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया में होता है। अब हमारे 2 बच गए। एक चीज़, ये जो स्टॉर्म सर्ज है ये किसी स्पेसिफिक प्लेस के लिए नहीं यूज होता है, ठीक है। अब इसने बोला है यूएसए में सबसे ज़्यादा क्या आते हैं, टोर्नेडोज, ठीक है, टोर्नेडोज। तो आप इसको क्या कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आता है तो आता है, नहीं आता है तो अब आप नहीं सीख सकते, ठीक है, क्योंकि अब आपकी पूरी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 99 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप, इतने अच्छे से मैं बता चुकी हूँ। यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप क्या था कि इंडिया ने G4 कंट्रीज़ का एक ग्रुप बनाया, ठीक है। इंडिया ने G4 कंट्रीज़ का एक ग्रुप बनाया, उसमें इंडिया है, ब्राज़ील है, जापान है और कौन सा है, जर्मनी है। इन 4 कंट्रीज़ का इंडिया ने ग्रुप बनाया और ये चारों कंट्रीज़ क्या चाहते हैं कि हमें UN सिक्योरिटी काउंसिल में कौन सी सीट मिले, हमें परमानेंट सीट मिले, ठीक है। हमें कौन सी सीट मिले, हमें परमानेंट सीट मिले, तो उसके लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। उसके लिए लड़ क्या रहे हैं, मतलब अपनी आवाज़ उठा रहे हैं चारों मिलके, ठीक है, कि हमें परमानेंट सीट मिल जाए UN सिक्योरिटी काउंसिल में। दूसरी जगह इनको अपोज करने के लिए हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं, वो उनको क्या बोला जाता है, कॉफ़ी क्लब, ठीक है। केवल कॉफ़ी पीते हैं और हमारा क्या करते हैं, बिल्कुल विरोध करते हैं कि नहीं, इनको तो कम से कम UN सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट नहीं मिलनी चाहिए भाई, इनको नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। तो वही है कि इनको नहीं मिलनी चाहिए, तो ये वो है कॉफ़ी क्लब का मेंबर, जिसको बोलते हैं यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप भी इसी को बोलते हैं, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप भी इसी को बोला जाता है। जैसे कि इनमें पाकिस्तान हो गया हमारा, इसमें हो गया हमारा इटली हो गया हमारा, इसमें हो गया हमारा, और कौन सी कंट्री है हमारी वहाँ पे, इसमें होगी हमारी वैसे वो
मैक्सिको हो गया। तो ये सारी लगभग ये बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। वैसे ये कंट्रीज़ हैं किसमें, कॉफ़ी क्लब में, यूनाइटेड फॉर कंसेंसस ग्रुप इसको बोला जाता है, और अपोज कर रही हैं कि इनको यूएनएससी में परमानेंट सीट नहीं मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 100 आंसर हो गया बी। तो हमारे सारे क्वेश्चन जो हो जाते हैं वो कंप्लीट। अब भी आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर मैं आपको क्या ही बोल सकती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलते तो आप हो ही नहीं, कर दो। ठीक है, भूलते नहीं हो आप, कर दो। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।